बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम प्रोग्राम तज्ज़िये में। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी नदीम मौलवी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमें टीवी में काम करना है, हमें मीडिया पे आना है, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ हर जगह पे, आप देखें टिकटॉक पे, आप देखें फेसबुक पे, हर कोई इतना, मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन आधी दुनिया जो है इस वक्त एंकर, होस्ट, एक्टर, और जहां आप देखें सोशल मीडिया पे आप देखें और फौरन नज़र आता है कि जी कोई ना कोई अपनी रिपोर्टिंग कर रहा होता है। बहरहाल ये मेरे हिसाब से जितना अच्छा है उतना ही ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि अगर गलत किस्म की ख़बरें आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। पर इसके साथ ही साथ लोगों ने अक्सर मुझसे सवाल किया है कि नदीम साहब ये बताइए कि हम किस तरह से टीवी के अंदर आएँ, किस तरह से टीवी के अंदर काम करें। और ख़ास तौर पे लोगों को बड़ा शौक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करने का, समा टीवी पे काम करने का, ARY पे काम करने का, जियो पे काम करने का, मुख्तलिफ बड़े चैनलों पे काम करने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर हम तज्ज़िया करें और एक ऐसे मेहमान को बुलाएं जो कि जी हाँ समा के अंदर काम कर चुकी हैं और इस वक्त मौजूदा पोजीशन पे ARY का मॉर्निंग शो कर रही है। जी हाँ, प्रोडक्शन वाइज मैं आपसे कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर होता है ना, यही आपको मेरे को हीरो बनाता है और सेलेक्ट करता है। प्रोग्राम के पीछे जितनी मेहनत हो रही होती है आप लोग को इसका अंदाज़ा नहीं है। वो एक शख्स कर रहा होता है जो कि प्रोड्यूसर होता है, जबकि सारी जो प्रोग्राम की शाबाशी है वो एंकर या होस्ट ले जाता है। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ टीम वर्क। सो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग चाह रहे होंगे कि मालूमात करें कि आप किस तरह से बड़े चैनलों में आएँ। तो आज मेरे साथ जो मेहमान है, जी हाँ, मिस शेर बानो, प्रोड्यूसर थी समा की, मौजूदा प्रोड्यूसर है ARY मॉर्निंग शो की। तो लेट्स वेलकम 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 शेरबानो। क्यों? क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है वो अक्सर वो चाहते हैं कि वो भी किसी बड़े चैनल में आएँ, और मैं इनकरेज करता हूँ हमेशा सबको। तो चलें शुरुआत का सवालों का आगाज़ इससे करते हैं कि आप इस लाइन में कैसे आई? सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। किस तरह से आई, वो इसके पीछे भी एक इस तरह की कहानी है कि व्हेन आई वाज यंग एट द एज ऑफ अराउंड 10-11, तो CNN सामने खुला हुआ था, टीवी पे CNN चल रहा था, और मैंने अपने फादर से इस तरह से कहा कि अब हम वहाँ पे एक रिपोर्टिंग हो रही थी किसी इवेंट की, तो मैंने कहा अब्बा मुझे ना ये बनना है। तो मेरे अब्बा उस वक्त से बड़ा हर चीज़ को, मतलब बच्चा अगर बोलता है तो एक पेरेंट होता है यूजुअली लाइटली उसको लिया जाता है कि ठीक है, मतलब जो बोला ठीक है, अभी बोल दिया। बट ऐसा नहीं था। मेरे फादर ने बड़ा कॉन्शियसली उसका जवाब दिया कि ये कोई फील्ड नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोचें, आप जो है दूसरा प्रोफेशनल ज्वाइन करेंगी। सो वहाँ से अब्बा ने इस तरह की कोई बात कही, और मैं चूँकि बहुत ओबीडियंट भी थी तो मैंने इस चीज़ को सोचा भी कि हाँ ठीक है, अब्बा जो कह रहे हैं सही है। अब वो एक प्रोफेशनल लाइन, जब आप करियर, तो हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग वाला तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, और आज से कुछ बहुत सारे साल पहले अगर आप कह ले तो वो तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी उस चीज़ की। सो बहरहाल आपने जब एक लाइन फील्ड चूज़ की तो उस वक्त एक बूम था कि MBA के हवाले से या BBA के हवाले से लोग उस तरफ जा रहे थे, पूरी एक जनरेशन उस तरफ जा रही थी। तो मुझे भी उसी लाइन में लगा दिया गया कि जी आपने भी यही चीज़ करनी है। लेकिन समहाउ मुझे एक चीज़ पता थी कि आपको जो आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है हर चीज़ कुरेदने की, कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, उसमें मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी। मतलब बात कोई दूसरा कर रहा होता था, उसके अंदर भी मुझे घुस के पूछना ज़रूर होता था कि नहीं ये हुआ कैसे। और अगर जब तक आपका सवाल का जवाब वो ना दे दे, हालांकि डांट भी सुन लो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो सवाल का जवाब मिलता था। सो मुझे आइडिया था कि ऐसी कोई चीज़ मैं नॉर्मल वाली चीज़ मैं करूँगी नहीं, कोई अब नॉर्मल चीज़ ही होगी। सो अब्बा के कहने पर वो मैंने चूज़ भी कर ली लाइन, वो फील्ड भी चूज़ कर ली, मैंने एडमिशन भी ले लिया अपना यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर दोबारा से आके एक दफ़ा अब्बा से पूछा कि अब्बा एक काम करूँ, मैंने आपके हिसाब से पढ़ लूँगी ये वाली चीज़। और जो मैं इंटरव्यू दे के आई उसमें पैनल को भी यही कहा, क्योंकि उसमें भी BBA और MBA के अंदर इंटरव्यूज़ जब होते थे तो उसे पूछा जाता कि आप क्यों फील्ड चूज़ करना चाहते। मैंने कहा नहीं जी, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैंने MBA करना है।
ओके। सो उस वक्त भी उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये सैचुरेशन बहुत है यहाँ पे। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, करना ही है बस। लेकिन मुझे पता था कि कोई चीज़ मसला करे, कोई चीज़ मिसिंग है। तो फादर से दोबारा से आके हल्के से एक दफ़ा पूछा कि अब्बा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इवनिंग में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस काइंड ऑफ कोई चीज़ होती है, अगर मैं वो पढ़ लूँ तो। कि मुझे, मेरे फादर बहुत कंज्यूमेड रीडर थे, तो एक घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो मेरे अब्बा एक हमेशा एक शिकायत करते थे कि मेरी औलाद कंज्यूमेड रीडर क्यों नहीं है, कोई ओके। पढ़ता नहीं। हालांकि मेरी सिस्टर जो है चार्टर अकाउंटेंट, बाकी बहनें ग्रेजुएट, मास्टर, सारी चीज़ें, बट वो किताबों से, जो आउट ऑफ कोर्स किताबें, उससे लगाव नहीं। तो मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो हाथ में आपके शायद ग्लोब होता होगा। उस वक्त अब्बा को महसूस हुआ कि इसका नहीं है इंटरेस्ट, एमबीए में, बीबीए में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं जाना चाहती। अब्बा ने कहा एक काम करो, आपने एक ही चीज़ पढ़नी है, यही चीज़ आप पढ़ लें। मैं वाकई ही कहती हूँ और मैं समझती हूँ मैं इस हवाले से बहुत लकी रही। और एक जुमला कहा जाता था मुझे, जब मेरे सारी जो मेरे साथ जो मेरे कज़न्स होते थे वो एक ऐसी फील्ड की तरफ जा रहे थे, कंपटीशन होता है ना, वो सारा वो लोग वो चीज़ कर रहे थे जो मार्केट में इन था। और मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रही थी जो आपको भी अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो शायद अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब्सिडरी के अंदर या मास्टर्स लेवल तक भी पढ़ाया जाता हो, प्राइवेट वगैरह। लेकिन उस वक्त 2007-8 के अंदर वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट था, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट, और शायद मेरे ख्याल से पेशावर। इसके अलावा ये एक सब्जेक्ट ऐसा जो शायद एलीट क्लास को ही इससे पहले पढ़ाया जाता था। ये सब्जेक्ट ज़्यादा नया नहीं था, कुछ अरसे पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब सब्जेक्ट पढ़ा, और मैं आई थी एक बिज़नेस बैकग्राउंड से, मेरा बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल कॉमर्स, और इस कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई हाथ पे किसी ने ग्लोब रख दिया हो। और फिर अब्बा की किताबें निकाल निकाल के पढ़ना शुरू की, क्योंकि वो तो पढ़ना ही थी वो, क्योंकि अच्छा, जब आपको आपको जब शौक जिस चीज़ का था उसके अगेंस्ट में आपके वालिद साहब ने मना किया, तो आपने कहीं फाइट बैक किया या आम नहीं, मेरे लड़कियों की ख्याल तरह से चुपचाप सुन लिया? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं था वो फाइट बैक करने वाला, क्योंकि अब्बा ने शुरू से उन्हीं चीज़ों के लिए मना किया जो मुझे समझ में भी आती थी। कि समटाइम्स रेजिस्टेंस होता था, जैसे मुझे पिकनिक पे नहीं जाने देते थे, तो मुझे समझ में आता था कि क्यों नहीं जाने देते। मुझे अब अंदाज़ा होता है कि अब्बा हाथ पकड़ के रखते थे या उंगली पकड़ के रखते थे, बट कभी रेजिस्टेंस वाली बात चीज़ आई नहीं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर थी कि मुझे पता था कि मुझे अब्बा को मनाना कैसा है। तो वो एक टैक्टिक मेरे पास थी, वही टैक्टिक मैंने आखिरी में जाके यूज़ की कि अब्बा के कान में जाके मैं एक चीज़ बोलती थी और वो अब्बा ने माननी होती थी। तो वो अब्बा को समझ में आ गया कि अब वो लेवल है इसका कि शायद इसका एक्सेप्टेंस लेवल वो नहीं है, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकेगी। तो बस इस तरह से जब ह्यूमैनिटी पढ़ी तो अंदाज़ा हुआ कि मैंने इतने साल कितनी सारी चीज़ें मिस की, और वो शायद उस वक्त तक भी जहन में नहीं था कि मेरी मीडिया कोई फील्ड है। वो 7 साल या 10 साल की एज में जो सवाल किया था मैंने अब्बा से, वो कहीं पता नहीं था कि वो चीज़ मैं जुड़ूंगी कहीं आकर उससे। लेकिन फॉल इस तरह से किया कि मैंने टीचिंग स्टार्ट की, और टीचिंग से उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि आपका जो स्टाइल है वो है नहीं जर्नलिज्म वाला कोई स्टाइल है, ये टीचिंग वाला स्टाइल नहीं है, ये कुरेदना, ये दूसरी चीज़ें। मैं कहती थी मेरे दिमाग में ही नहीं आता था कि वाकई जर्नलिज्म वाला स्टाइल है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। और आप देखें डेस्टिनी कि किस तरह से मैं एक चैनल के साथ, इंटरनेशनल डेस्क के साथ एसोसिएट हुई, और मैं एक मीडिया के अंदर मेरी तो एंट्री पहला हुई। चैनल कौन सा था सो जिसमें? पहला जो मेरा जो मदर चैनल जिसे कहते हैं, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वो समा टीवी था। और समा में एक डेस्क उस वक्त फॉर्मुलेट हुआ था, एक प्रोग्राम होता था 24 के नाम से, वहाँ पे एक इंटरनेशनल डेस्क उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, जिसके ऊपर वो तजिया या एनालिसिस उसके होते थे आपके इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से। क्योंकि ख़बर सिर्फ इस हद तक नहीं होती कि जो आपने देखी वो ख़बर है, उसका बैकग्राउंड जब तक आपको नहीं पता तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट तैयार ही नहीं कर सकते या उसका कंटेंट तैयार नहीं हो सकता। सो वो उन्होंने एक डेस्क फॉर्मुलेट की थी इस पर्पस के साथ कि आप उस वक्त अफ़गान वॉर जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू, बड़ा एक चल रहा था। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक सवाल मेरे जहन में और लोगों के जहन में होता है कि इस बड़े चैनल के अंदर एंटर कैसे हो, तो आप किस तरह से एंटर हुई? क्योंकि लोग आप अक्सर ये समझते हैं कि भाई चैनल ज्वाइन करना कोई बहुत मतलब मुश्किल काम है, तो
उस मुश्किल काम को आपने कैसे सरअंजाम दिया? देखिए, एंट्री तो आपको किसी भी सूरत में मिल जाती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपको समटाइम्स ये होता है कि अब तो बहरहाल आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, लोगों का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। मैं उस वक्त की बात बताती हूँ कि 2009 में जब मैंने चैनल ज्वाइन किया तो मेरी रसाई नहीं थी, क्योंकि शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था या मेरा यूज़ इतना नहीं था कि मेरा इतना एक्सेस हो कि मुझे पता चले कि जी यहाँ पे मुझे अपनी, उस वक्त तो हम लोग एक बाय हैंड जो सीवी डालने का कॉन्सेप्ट होता था वो कॉन्सेप्ट होता था कि आपने बाय हैंड सीवी डाली या किसी के थ्रू आपने सीवी वहाँ पे पोस्ट की। तो अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूँ तो एंट्री वाला सिनेरियो तो ये होता है कि जैसे मेरे ही कुछ क्लासमेट्स थे जो मीडिया के अंदर फॉलो हुए, क्योंकि उनका तो पीछे बैकग्राउंड ही मीडिया का था। ओके। अब मेरा तो हिसाब किताब ये कि जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं दाऊदी बोरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उस कम्युनिटी के अंदर मेरी नज़र के अंदर लाइक दूर दूर तक कोई ऐसी खातून नहीं थी जो मीडिया की तरफ आए। और मीडिया के लिए जो एक कॉन्सेप्ट बाहर बना हुआ था कि अगर हम हमारी जैसे फैमिली हो, और तो उनके लिए एक चीज़ बनी हुई थी कि नहीं जी आप कैसे, ये तो बड़ी ग्लैमर दुनिया होगी, या यहाँ पे तो ये तो सेफ़ नहीं है, या यहाँ पे तो ख़वातीन काम नहीं कर सकती। अब बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है ना, अब नज़र आ रही हैं, उस वक्त तक तो नज़र नहीं आती थी या लोगों का एक्सेस भी नहीं था। तो ये चीज़ जो रसाई आप पूछ रहे हैं वो रसाई इसी तरह से थी कि मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि शर्वानो आप यहाँ पे, फाइनली यू एंटर्ड बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। एग्जैक्टली जो मैं अब नेक्स्ट बात करने जाऊंगी वो यही कि एंट्री डिफ़िकल्ट नहीं है। आप तो अब तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके पास 10,000 प्लेटफॉर्म्स है, आपने 10,000 जगह, बल्कि आप सामने से खुद उनको अप्रोच कर सकते हैं कि जी मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन अगेन जब आप फॉल करेंगे वहाँ पर, तो आप सबसे पहली बात कि क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर दूसरी वाली बात, क्वालिफाई भी बहुत सारे लोग इस वजह से कर जाते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी ये चीज़ कि लगी लिपटी नहीं। क्वालिफाई इस वजह से भी कर जाए कि भाई हो सकता है आपका कोई चाचा, कोई आपका ताया, कोई आपका मामू, कोई आपके और कज़न्स आपके बैठे हुए दोस्त यार बैठे हुए हो, उन्होंने कहा जी नहीं रखना है, जी रखना है, बस सही है। क्योंकि मीडिया के हवाले से एक बड़ी शिकायत ये भी होती है कि जॉब्स आती कहाँ है, कहाँ नज़र आ रही होती है आपको जॉब्स, कौन आप देता है, रेफरेंस शौक से यकीन करें Exactly. एंटर होना चाहते हैं इस फील्ड और वो में, रेफरेंस से चल रही होती है। सबकी ये शिकायत होती है कि जी रेफरेंस होते हैं सारे, फाइन आपका रेफरेंस है आप बिल्कुल अप्लाई करें, आपका रेफरेंस नहीं है आप किसी और के रेफरेंस से आप अप्लाई कर लें, लेकिन क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं वही रेफरेंस के ज़ोर पर, तो क्या आप सस्टेन कर सकेंगे। सो द मेन क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी का। तो आपने लॉन्ग रन में ये चीज़, अगर आपने इसको एक चीज़ को प्रोफेशन के तौर पर देख रहे हैं, तो फिर आप अपनी सस्टेनेबिलिटी चेक करें कि आप वहाँ ठहर सकते हैं उस जगह पर या नहीं, क्योंकि उस जगह को अक्वायर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से बहुत श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो आराम से ये चीज़ एक्वायर कर सकते हैं। बट सस्टेनेबिलिटी कहाँ गई। और फिर और जो उस लेवल को अचीव करता है कि वो वाकई उसके वर्कआउट होता है कि उससे सस्टेन कैसे करना है, फिर आप अगले जब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे वो टिप्स क्या है सस्टेन करने के। सो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लोग अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता, वो कभी कभार तो सिर्फ किताबें पढ़ रहे होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, आते हैं हमारे पास कि सर आप मुझे टीवी पे रखे तज्जिया के तौर पे। तो क्या सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरत होती है या टीवी में तज्जिया करने के लिए और भी कुछ ज़रूरत होती है इंसान को हासिल करने के लिए? देखिए, मैं नहीं समझती इस हवाले से कि सिर्फ नॉलेज, अब नॉलेज की भी अपनी एक डेफिनेशन है कि हम किसको नॉलेज कह रहे हैं। अगर एक किताब पढ़ने से मैं समझती हूँ कि मैंने किताब पढ़ी और किताब का रेफरेंस दे के अगर मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि क्या उस चीज़ को मैं कंसीव भी कर रही हूँ या नहीं। अब बहुत सारे, अब इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगी कि एक किताब जो मैंने मैट्रिक में पढ़ी, बानो कोसिया का एक बहुत मशहूर नावल राजा गिद्ध, उस वक्त जब मैंने अगर उसको पढ़ा तो उस वक्त मुझे क्या समझ में आया, जो उसमें लिखा हुआ था वो एक लेवल तक वो चीज़ समझ में आई। लेकिन जब वक्त गुजरा और वही नावल मैंने जब 17 साल की एज में पढ़ा या 18 साल की एज में पढ़ा, तो उस वक्त जो मैंने उसको पढ़ा था और 17 साल की एज में जब मैंने इसको पढ़ा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब मुझे लगा कि वाकई इसका टाइटल राजा गिद्ध क्यों है। तो ये बहुत छोटी सी है वो एग्जांपल, मैंने थोड़ी उस फॉर्म में दे दी।
फिलोसफिकल काइंड ऑफ, बट अगेन वही वाली बात है कि तजुर्बा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ चलें, नॉलेज नहीं। नॉलेज सिर्फ नहीं। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक के आने के बाद हम शेरबानों से पूछेंगे कि जो चीख चीख के कहते हैं नाजरीन आज हम आपको ऐसी खबर बताएंगे, और फिर उसके बाद खबरें बता रहे होते हैं, और फिर उसके बाद प्रोग्राम में बॉडी लैंग्वेज अलग होती है बात करने का, और आप आम तौर पे उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो क्या एंकर बनने के लिए इस किस्म का काम करने पड़ेंगे? बल्कि पुराने ज़माने में लोग कह रहे थे कि ये तो मदारी का खेल दिखा रहा है, तो क्या इंसान को मदारी बनना पड़ता है, और यू हैव टू बी अ रिफाइंड एंकर होस्ट? इस सवाल का जवाब शेरबानो देंगी ब्रेक के बाद।